गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी विताल पुस्तक का प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि जो इस कहानी के मूल नायक हैं यशोधर बाबू, वो ऑफिस से रवाना होते हैं और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से बात करते करते, मजाक करते करते उन्हें पता चलता है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। और जब वो ऑफिस से घर के लिए रवाना होते हैं तो वो किशनदा को याद करते हुए जाते हैं। इसके बाद अपने बच्चे, फैमिली, अपनी बीवी, इनके आचार व्यवहार, इनके बारे में मनन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जब किशनदा के क्वार्टर के आगे से वो गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ समाज के लिए डेडिकेट क्यों नहीं कर दी। जैसा कि उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति में कहा कि क्यों न किशनदा की तरह मैंने ये लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। अब देखते हैं आगे। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। यानी एक ओर तो वो ये सोच रहे थे कि मैंने गृहस्थी का झमेला ही क्यों पाला, तो दूसरी ओर उन्हें याद आया कि किशनदा ने विवाह नहीं किया तो उनका जो बुढ़ापा था वो सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ अपने रखने की पेशकश नहीं की। ये यशोधर बाबू किशनदा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने नौकरी करते टाइम कोई मकान वगैरह नहीं बनाया और जिन पर भी उन्होंने पैसा लुटाया था, जिन पर भी उन्होंने उपकार किया था, उनमें से एक भी व्यक्ति किशनदा की सहायता के लिए आगे नहीं आया। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने यानी किशनदा के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक यशोधर बाबू की शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका। विचित्र बात तो यह थी कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु के कारण या समाचार पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। यानी उनके किसी रिलेटिव से जब यशोधर बाबू ने पूछा कि किशनदा को क्या हुआ था, तो वो उनकी पंचलाइन, जो हुआ होगा। यानी किसी को ये भी जानने की फुर्सत नहीं थी कि किशनदा किस हाल में है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। यानी घर गृहस्थी को किशनदा गधा पचीसी कहा करते थे। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की
ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। यानी यशोधर बाबू एक तरह से अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि किशनदा की तरह मैं भी कुंवारा रहा होता, फिर दूसरी ओर लगता है कि नहीं, परिवार और गृहस्थी का होना बहुत आवश्यक है। जबकि किशनदा की बातें भी उन्हें याद आती है। किशनदा, जैसा कि उन्होंने बताया, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मारना, फिल्में देखकर आना, यानी इस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। इसके साथ साथ नौकरी करते हुए वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता भी करते रहे। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है, अगर मेरे पिता यानी यशोधर बाबू को लगता है कि यदि मेरे पिता तब न गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गदा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई और जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया यानी व्यंग्य के रूप में अपने बच्चों को ये बात यशोधर बाबू कभी कभी कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ मौज उड़ा लो। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों को ये प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यानी यशोधर बाबू के दोनों बच्चे, जो बड़ा बच्चा था एडवर्टाइजिंग कंपनी में था, जो दूसरा बच्चा था आईएएस की तैयारी कर रहा था, उनकी जो बेटी थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जनरेशन गैप देखने को मिलता था। इस बात पर जब उन्हें लगता था कि बच्चे परिवार की ओर ध्यान नहीं दे रहे, गरीब रिश्तेदारों को सम्मान नहीं दे रहे, ये सब होते हुए भी अपने बच्चों का तरक्की करना और उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना यशोधर बाबू को अच्छा भी लगता था। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है। बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति भी जचती है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। तब तक सरकारी नौकरी, तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। यशोधर बाबू किशनदा के विचारों पर चलते थे। किशनदा का मानना था कि एक पीढ़ी मकान बनाने में गुजर रही है, आने वाली पीढ़ी उस पर मौज उड़ा रही है। यानी उनके हिसाब से सयाने लोग उसमें रह रहे हैं और मूर्ख लोग मकान बना रहे हैं। तो और बच्चों को यशोधर बाबू की ये हरकत सही नहीं लगती थी कि टाइम रहते उन्होंने अच्छा फ्लैट नहीं लिया। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनमें कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा।
तब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारे बिरादरी में नहीं होते, उनमें तो एक ही तरह की सोच रखने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली हंसी हंसते हैं। यशोधर बाबू का मानना था कि कोई व्यक्ति उनमें तीनों में से कोई बच्चा सरकारी नौकरी में आ जाए तो जिस क्वार्टर में वो रह रहे हैं वो क्वार्टर एज इट इज एज उनके पास बना रहेगा, फ्लैट और मकान की जरूरत ही नहीं रहेगी। बीवी कहती थी यदि ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, तो यशोधर बाबू कहते थे भाई हम तो एक ही तरह से सोचते हैं और उस पर ही अमल करते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बातें कर रही है, उतना ही परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आशीष का यानी भगवान के चरणों में पड़ा हुआ आशीर्वाद का फूल उठाया और चुटिया में खोसा मतलब उसको लगाया और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां महात्मा जी गीता पर प्रवचन दे रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का खास मन नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है। यशोधर बाबू के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, भांति भांति के विचार चल रहे थे, इसलिए उनका पूजा में मन नहीं लगा और वो कुछ सोचते विचारते रहे। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में नहीं लग पा रहा हूँ तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ भगवत भजन को भी स्थान देना होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम जाओ बट पाट वन प्रदेश की, यानी ये खुद को समझाते थे कि अब सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को संभालकर तुम वन प्रदेश की ओर गमन करो, यानी पूजा पाठ में और प्रवचन में, धार्मिक कार्यों में मन लगाओ। जैसा करते हैं करें, हमें तो अब वर्ण की नहीं उस लाइफ की चिंता नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना माने। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झटका कि यह भी क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता की महिमा सुनो। यशोधर बाबू प्रवचन सुनते सुनते सोचने लगे कि यदि बच्चे उनसे पूछें, सलाह मशविरा करें तो अच्छा लगता है, और अब यदि नहीं सुनते, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमें इस संसार की नहीं उस संसार की चिंता करनी है, अपने पारलौकिक परलोक को सुधारना है। इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक आवश्यक सूचना आपको दे दूं, नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी हाफ ईयरली है। जहां तक इसकी संभावना है आपका ऑफलाइन एग्जाम रहेगा। आपको मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है। पद्य भाग में फिराक गोरखपुरी पाठ शेष है, जिसे भी हम शीघ्र पढ़ेंगे। आपको हाफ ईयरली के लिए पद्य और गद्य में पढ़ाए गए पाठ, कंपोजिशन पाठ, पत्र, निबंध,
फीचर, आलेख, प्रतिवेदन, निबंध, अनुच्छेद और उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। वितान में आपका ये पाठ भी इंक्लूड किया जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।